स्वागत है आप सभी का साथियों। आज हम एनसीईआरटी के अपने सीरीज में आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में हम उसको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे और प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से भी हम देखेंगे चीज़ों को। और इससे मौर्य साम्राज्य के बाद, इसके पढ़ने के बाद आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। साथियों, आप फ्री इनिशिएटिव को जरूर अप्रिशिएट करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों और लाइक करें। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको बहुत ही कम समय में हम एक एक लेसन कराते जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस इनिशिएटिव से जुड़े साथियों। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम मौर्यों के अध्ययन के स्रोत क्या थे उसके बारे में सीखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी उपलब्धियां क्या थी उसके बारे में जानेंगे। और अशोक और उसकी उपलब्धियां और अशोक का धर्म का प्रसार कैसे हुआ उसके बारे में सीखेंगे। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। मौर्य के कला और वास्तुकला के बारे में जानेंगे। मौर्यों का पतन कैसे हुआ, ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का हम सेशन। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की नींव ने एक नए युग की शुरुआत की, क्योंकि मौर्यों से यहाँ पे वास्तुकला में बहुत ही बड़ा विकास होता है। ठीक है, और उसके बारे में हम आगे जानेंगे। साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास हुआ है मौर्यों के समय काल में। कौटिल्य, ये आपको डाल लेना है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, तो ये वीवीआई पॉइंट नंबर 1 आपको डाल लेना है। यह पुस्तक संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, और ये जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कौटिल्य को इंडिया मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप जरूर पॉइंटर्स डाल के नोट कर लें। इंडिया मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? कौटिल्य को जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उनके द्वारा अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की गई। ठीक है, अर्थशास्त्र में कितने पुस्तकें थे? अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले श्यामा शास्त्री में श्यामा शास्त्री के द्वारा किया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र में 15 पुस्तकें थे, तो ये पूरा जो चीज़ें हैं ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्या जानेंगे? पहले जानेंगे हम कि ये कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौटिल्य ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौटिल्य को इंडिया मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने किया? शर्मा शास्त्री ने किया। और अर्थशास्त्र में 15 पुस्तकों का संकलन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्यन के शासनकाल। इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 322 से 298 बीसी के बीच में। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 25 साल पर गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर? घानानंद को हरा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और ये उन्होंने पाटलिपुत्र पर उनका कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, इस कार्य में उनकी सहायता कौटिल्य ने की थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर किसको हराकर कब्जा किया था? तो घानानंद को हराकर कब्जा किया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है आपको कौटिल्य, इस कार्य में उनकी सहायता कौटिल्य ने की थी, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यानी कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने उत्तर पश्चिम की ओर सिंधु तक अपना क्षेत्र फैलाया था, यानी कि चंद्रगुप्त का वो एरिया था वो सिंधु नदी तक फैला हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेलुकस के खिलाफ उत्तर पश्चिमी भारत पर नियंत्रण रखने वाले सिकंदर का सेनापति चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया, यानी कि सेलुकस जो था किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। उसको भी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उन्होंने बहुत ही शादियाँ की थी, जिसे मैट्रिमोनियल अलाउंस, यानी कि शादियाँ से उन्होंने राज को प्रसार किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने सेलुकस से 500 हाथिया का उपहार दिया था। मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत था, मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनानी था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये देखिए अशोक आ गया। अशोक का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अशोक के मैप है। ठीक है,
ये साथियों आप देख सकते हैं अशोक का जो शासनकाल था तक्षशिला यहाँ से लेकर इधर उन्होंने अपना पांडे यहाँ तक ये सारे क्षेत्र में अशोक की अच्छी पकड़ थी। ठीक है, तो ये मैप आप देख सकते हैं। ग्रामीणों के हाथ जो ग्रामीण ग्राम को कंट्रोल करते थे उसे गोप कहा जाता था। अशोक के जो शासन काल थे उसमें गांव को जो कंट्रोल करता था उसे क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने नगर प्रशासन की व्यवस्था प्रदान की। किसने? कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने। ठीक है, अर्थशास्त्र में नागरिक या शहर अधीक्षक की भूमिका, यानी कि जो नगर को कंट्रोल करता था उसे नागरिक कहा जाता था। उसका मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन को देखभाल के लिए 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का गठन हुआ। इसमें उद्योग हो गया, विदेशी जन्म मृत्यु का पंजीकरण, व्यापार हो गया, माल का निर्माण। ठीक है, मौर्य कला के वास्तुकला के बारे में हम देखेंगे। अशोक के काल से पहले स्मारक अधिकतर लकड़ी से बने थे और इसलिए नष्ट हो गए थे। ठीक है, पत्थर, लेकिन अशोक के बाद यानी कि अशोक से पहले जो भी स्मारक बनती थी वो लकड़ी से बनती थी, इसलिए वो ज़्यादा नष्ट हो जाती थी, वर्षा होती थी नष्ट हो जाती थी। लेकिन अशोक के समय काल के बाद पत्थर का प्रयोग किया गया और यहाँ पे बहुत ही स्तूप पत्थर पे ही बनाया गया, जैसे कि सांची स्तूप हो गया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ मौर्य कला के बेहतरीन नमूने प्रस्तुत करते हैं। शिलालेख वाले अशोक स्तंभ दिल्ली, इलाहाबाद, रोमनदेव, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। उनके शीर्ष पर शेर, हाथी और बैल जैसे जानवरों की, यहाँ से पूछ देगा कि अशोक के जो स्तंभ होते थे उसमें कौन कौन से जानवर का चिन्ह होता था, तो ये हो गया शेर हो गया आपका, हाथी हो गया और बैल जैसे जानवरों की आकृति मिलती है। पीछे की ओर खड़े 4 सिंहों, यानी कि जो सारनाथ का अभिलेख है वहाँ पे आप देखेंगे कि पीछे की ओर 4 सिंह उसमें खड़े होते हैं। भारत सरकार ने इसे नेशनल एम्बलम के तौर पे इसे एक्सेप्ट किया है। मौर्य साम्राज्य के लिए केवल अशोक ही को दोषी ठहराना सही नहीं है। मौर्य साम्राज्य का जो पतन का अन्य और कारण है, उसमें से कमज़ोर उत्तराधिकारी यानी कि जो सक्सेसर थे वो बहुत ही कमज़ोर थे अशोक के बाद जो सक्सेसर थे। ठीक है, साम्राज्य का विभाजन जिससे साम्राज्य कमज़ोर होता गया। अशोक के शासन के बाद प्रशासनिक व्यवहार यानी कि जो प्रशासनिक था उसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव देखा गया। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग को मौर्य शक्ति के दूर रखने के लिए शुंग राजवंश का स्थापना करने की सुविधा प्रदान की, यानी कि शुंग राजवंश आता है मौर्य साम्राज्य के बाद। तो इम्पोर्टेंट लगा साथियों ये सेशन, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपके लिए। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।